कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज हैं। मंत्री पद गंवा चुके सिद्धू अब तक बातें तो बहुत बनाते रहे, तेवर भी दिखाते रहे, लेकिन कैप्टन सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाने से डरते हैं। सिद्धू की इस कमजोर नस को कैप्टन और कांग्रेस दोनों ने समझ लिया है। यही वजह है कि अब तक कांग्रेस की तरफ से सिर्फ मेल मिलाप की बातें होती हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। सिद्धू की इसी कमजोर नस को आम आदमी पार्टी के नेता एच.एस. फुल्का ने दबा दिया। फुल्का ने सिद्धू को पत्र लिखकर कहा कि समय गरजने का नहीं बरसने का है। फुल्का ने लिखा कि 2018 में रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट पर जब बहस हो रही थी तब आपने झोली फैलाकर इंसाफ की मांग की थी। आज झोली फैलाने का नहीं बल्कि ठोकने का समय है। फुल्का ने पत्र में कहा कि मैंने उस समय भी कहा था कि जो प्रस्ताव पास हो रहे हैं वह ठीक नहीं है, जबकि उस समय 3 माह इंतजार करने की बात कही गई थी। कोटकपूरा गोलीकांड की जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में खारिज होने के बाद ये दूसरा मौका है जब पूर्व नेता विपक्ष फुल्का इस मामले को लेकर सामने आए हैं। फुल्का ने एक दिन पहले ही एसआईटी के सदस्यों के खिलाफ विजिलेंस कमीशन की जांच करवाने की मांग की थी और अब एक दिन बाद ही फुल्का ने सिद्धू को पत्र लिखा है। इस पत्र में फुल्का सिद्धू को आईना दिखाने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रस्ताव पर आपत्ति उठाई थी तो आपने कहा था कि फुल्का साहब इतनी जल्दबाजी न करो, देखते रहो, सब कुछ करेंगे। जबकि इस बात को 2.5 वर्ष का समय बीत चुका है। इतना समय बीत जाने के बाद भी आज वहीं पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से चले थे। उन्होंने कहा कि अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो गुरु भी हमें माफ नहीं करेंगे। फुल्का ने कहा कि सब जानते हैं कि सिद्धू अपनी सरकार के खिलाफ भी खड़े होने की हिम्मत रखता है, इसलिए अब समय आ गया है। अब गरजने का नहीं बल्कि बरसने का समय है। फुल्का ने सिद्धू को सलाह दी कि वह विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करें और सरकार से पूछें कि 3 माह में इंसाफ देने की बात हुई थी तो 2.5 वर्ष कैसे बीत गए। फुल्का ने कोटकपूरा गोलीकांड की जांच को लेकर बनी एसआईटी के सदस्यों की चीफ विजिलेंस कमीशन से जांच करवाने की मांग को भी दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर पर सियासत करना उद्धव ठाकरे को महंगा पड़ गया। महाराष्ट्र में ठाकरे का पूरा अमला जमला बीजेपी पर आरोप लगाने में जुट गया। बीजेपी इस जरूरी दवा की जमाखोरी करवा रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे के मंत्री ने अपनी सरकार की ऐसी तैसी कर दी और कहा कि बीजेपी तो महाराष्ट्र की मदद करने के लिए दवा मुहैया करा रही है, जिसे जमाखोरी बताकर जब्त किया गया और सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए मंत्री राजेंद्र शिंगड़े ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी थी। रेमडेसिविर की 60,000 शीशियों को बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के लिए मंगवाया था। उन्होंने बताया कि बीजेपी के नेताओं ने दवा निर्माताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ उनसे उनके घर पर मुलाकात की थी। बीजेपी ने उनसे राज्य सरकार के लिए रेमडेसिविर स्टॉक खरीदने में मदद की पेशकश की और वो इसके लिए तैयार हो गए थे। पूरी प्रक्रिया सभी नियमों का पालन करते हुए लोगों की मदद करने के इरादे से की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने महाविकास अघाड़ी को लेकर भी काफी कुछ बताया। महाविकास अघाड़ी को और शर्मिंदा करते हुए राजेंद्र शिंगड़े ने कहा कि ये इंजेक्शन किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्हें बीजेपी नेताओं ने भी इसके बारे में आश्वासन दिया था। उन्होंने राजनीतिक दलों से आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय इस मुश्किल घड़ी में साथ आने का आग्रह किया। दरअसल एफडीए मंत्री के इस कबूलनामे से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सहयोगियों शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई है। असल में शनिवार रविवार की रात दमन से लाए जा रहे 60,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की इस खेप को मुंबई पुलिस ने कालाबाजारी का स्टॉक समझकर जब्त कर लिया था। इतना ही नहीं, कंपनी के एक अधिकारी को हिरासत में भी ले लिया गया था। रात भर चले ड्रामे के बाद अधिकारी को जाने दिया गया, लेकिन इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ। राजेंद्र शिंगड़े के स्पष्टीकरण के बाद महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि उन्होंने दवा निर्माताओं को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शिंगड़े से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि शिंगड़े ने हमारे प्रयासों के लिए हमें धन्यवाद भी किया है और हमने भी यह आश्वासन दिया कि इंजेक्शन की खुराक राज्य सरकार को दी जाएगी। दरेकर ने कहा कि अब एनसीपी के गृह मंत्री दिलीप पाटिल, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक, शिवसेना सांसद संजय राउत, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेताओं को इस मामले में जवाब देना चाहिए। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने सोमवार को कहा कि 60,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिस खेप को कालाबाजारी का स्टॉक समझा जा रहा था, उस स्टॉक को बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को देने के लिए खरीदने जा रही थी।
लाड ने आगे ये भी कहा कि हमने एफडीए मंत्री राजेंद्र शिंगणे को एक पत्र लिखा था और दमन से फोन कर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को सूचित किया था कि बीजेपी राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने की कोशिश कर रही है। हमने राज्य सरकार को कंपनी से सीधा संपर्क करके और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेने का निवेदन भी किया था। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कंपनी इंजेक्शन की आपूर्ति करके महाराष्ट्र सरकार की मदद कर रही थी उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया, पूछताछ की गई। इस डर से बीजेपी को इसका श्रेय मिलेगा। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने इसे राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की। बीजेपी नेता जनता की भलाई के लिए किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस समर्थक और फेक न्यूज फैलाने में माहिर साकेत गोखले ने राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ रेमडेसिविर स्टॉक की जमाखोरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले गोखले ने बेबुनियाद ट्वीट्स की सीरीज में आरोप लगाया था कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने पार्टी कार्यालय में 4 करोड़ 75 लाख रुपए की रेमडेसिविर की जमाखोरी की है। गोखले ने यह आरोप मुंबई पुलिस द्वारा शनिवार को दमन स्थित ब्रुक फार्मा कंपनी के रेमडेसिविर सप्लायर को हिरासत में लेने और सवाल पूछे जाने के बाद लगाया था। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई ने कंपनी से रेमडेसिविर को महाराष्ट्र में लोगों को आपूर्ति करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर को हिरासत में ले लिया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राकेश टिकैत ने जब से किसान आंदोलन पर कब्जा कर लिया तब से पंजाब के किसान नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। उनकी कोशिश एक बार फिर हाशिए से मुख्यधारा में लौटने की है। खाली पंडाल और कोरोना संकट की वजह से भी किसान आंदोलन की धार कुंद पड़ती जा रही है, लेकिन पंजाब के किसान नेताओं ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी की है। लेकिन इस बार दिल्ली की सीमाओं पर महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी, ठीक उसी तरह से जिस तरह शाहीन बाग में महिलाओं की भीड़ जुटाई गई थी। वैसे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गांव-गांव से महिलाओं को लाद कर टिकरी बॉर्डर पर पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन के नाम पर एक नए तमाशे की तैयारी हो रही है। दिल्ली सरकार ने सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा रखा है, इसलिए बुधवार को पंजाब से हजारों की संख्या में किसान टिकरी बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा गुट ने इस विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। संगठन के नेताओं का कहना है करीब 1650 गांव के 20,000 किसान पंजाब के 3 बॉर्डर्स को पार कर दिल्ली पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे। बीकेयू उग्राहा के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलन ने अपने संगठन की योजना का खुलासा करते हुए कहा कि इस बार प्रदर्शनकारी किसानों में अधिकतर महिलाएं होंगी। उन्होंने कहा, क्योंकि पुरुष अभी खेतों में व्यस्त हैं, इसलिए आंदोलन की जिम्मेदारी अब महिलाओं को ही संभालनी पड़ेगी। बठिंडा, डबवाली, खनौरी, जींद और सरदुलगढ़ फतेहाबाद बॉर्डर जैसे बसों, वैन और ट्रैक्टर्स में भरकर किसानों को दिल्ली की सीमा पर लाकर छोड़ दिया जाएगा। खनौरी जींद सीमा से चलने वाले जत्थे का नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा और महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलन करेंगे। अब गेहूं की कटाई का मौसम खत्म हो गया है, इसलिए किसानों को वापस दिल्ली की सीमाओं पर लाया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर दिल्ली चलो का नारा दिया है। किसान धरना भगत की जयंती मनाने के नाम पर प्रदर्शनकारियों ने टिकरी सीमा पर अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि आंदोलन जारी था और किसान अस्थायी रूप से कटाई के लिए अपने घरों को लौट रहे थे। कुछ अन्य किसान नेताओं ने राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से चुनावी राज्य में जाकर किसान नेताओं ने चुनाव प्रचार किया, उससे कई तबके नाराज थे। रबी की कटाई के बाद 3000 किसान टिकरी लौट चुके हैं। किसान नेता पुरुषोत्तम सिंह गिल ने कहा कि ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान अगले 1 महीने में अपने उत्पादन बेच लें, फिर वो और भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन स्थलों पर लौटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों से कहा कि वापस जाने के बजाय वे किसान आंदोलन में आ जाएं। उनके लिए भोजन और रहने की व्यवस्था की जाएगी। नेता दर्शन पाल ने इसे केंद्र सरकार के खिलाफ एकीकृत संघर्ष बताया। इस बीच ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी ने कहा कि किसान आंदोलनकारियों ने हाईवे को ब्लॉक किया हुआ है, जिससे परेशानी आ रही है। दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित बालाजी अस्पताल में लगभग ऑक्सीजन खत्म ही होने वाला था, लेकिन दिल्ली यूपी सीमा पर गाजीपुर स्थित नेशनल 24 पर किसानों का कब्जा होने के कारण सप्लाई में 2 घंटे की देरी हुई। उत्तर प्रदेश के मोदीनगर से ऑक्सीजन की सप्लाई लेकर चल रही गाड़ियों को 100 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस की सियासत तेज होती जा रही है। तरीका और अंदाज वही पिछले साल वाला। जब लॉकडाउन लगाया गया था
तब में और अब में बस फर्क इतना है कि राहुल गांधी, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, लेकिन अपनी संक्रमित सियासत से वे अभी बाज नहीं आ रहे। सोनिया गांधी चिट्ठी लिखती हैं, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, प्रियंका वाड्रा इंटरव्यू देती हैं और कांग्रेस का बाकी अमला जमला फेक न्यूज फैलाता है। कांग्रेस की इस सियासत पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बड़ा हमला किया। संबित पात्रा ने कहा कि महामारी के इस दौर में भी कांग्रेस फेल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश में लगी हुई है। पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महामारी को एक अवसर की तरह देख रही है। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस के नए मामले तेजी से फैल रहे हैं। पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महामारी को एक अवसर की तरह देख रही है। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आने के चलते कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जब राजनीति नहीं करनी चाहिए तब कांग्रेस को प्रमुख तौर पर गांधी परिवार राजनीति कर रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंटरव्यू दिया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश देख रहा है वे कैसे आलोचना कर रहे हैं और उन्हें इसका जवाब भी मिलेगा। गांधी परिवार का अहंकार दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा, एक दिन कांग्रेस पत्र लिखती है, दूसरे दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पत्र लिखते हैं, फिर सोनिया गांधी लेटर लिखती हैं, सुबह से लेकर शाम तक राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और अगले दिन प्रियंका गांधी इंटरव्यू देती हैं। संबित पात्रा ने कहा कि अपने इंटरव्यू में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वह सुझाव देना चाहती हैं, लेकिन असलियत में वह सिर्फ सरकार पर तंज कसती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने फेल्ड प्रोडक्ट को फिर से बेचने की कोशिश कर रही है और महामारी को अवसर की तरह देख रही है। महामारी की इस स्थिति में गिद्ध की राजनीति करके कांग्रेस देश में दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रही है। राज्य में कोरोना की स्थिति को ठीक से नहीं संभाल पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए संबित पात्रा ने कहा, हर राज्य महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार उनकी देखभाल कर रहा है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने खुद को तैयार नहीं किया है? महाविकास अघाड़ी ने असंवेदनशीलता दिखाई और भ्रष्टाचार हुआ। इन्हीं सब के चलते अकेले महाराष्ट्र में 40 से 50% मामले सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस सबसे बुरी तरह से प्रभावित महाराष्ट्र की महामारी की स्थिति पर एक शब्द नहीं बोल रही। महाराष्ट्र में कई नेताओं ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने का दावा करते हुए पात्रा ने कहा कि प्रियंका और राहुल गांधी महाराष्ट्र की स्थिति पर एक शब्द नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि वे भ्रष्ट धन का एक हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।